हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरवी सक्सेस। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ ऑफ इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी का यूपीएससी एग्ज़ाम्स में क्या इंपॉर्टेंस है ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स, और आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे फिर से हिस्ट्री, हम तो वैसी हिस्ट्री पढ़ के परेशान हो गए। फ्रेंड्स, ये चैप्टर उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आगे के सारे चैप्टर्स, क्योंकि ये चैप्टर हमें ये समझाता है कि आज जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारे यहाँ, आज की जो हमारी राज व्यवस्था है वो ऐसी क्यों है। जब तक हमें इसका बेस नहीं पता चलेगा हमें उसके रीजंस समझ में नहीं आएंगे। और आफ्टर ऑल आईएएस बनने के बाद आपको भी ये सब्जेक्ट बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपकी उस लेवल की समझ डेवलप कर देगा जब आप बीइंग एन आईएएस ऑफिसर अलग अलग तरह की परिस्थितियों को सॉल्व करेंगे, उनको हैंडल करेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। यहाँ पर एम लक्ष्मीकांत जी ने जो स्टार्टिंग की है वो की है ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में आने के साथ, और एंडिंग जो की है इस चैप्टर की वो है 1947, जब हमें फ्रीडम मिल गया है। एम लक्ष्मीकांत जी ने इस पूरे सिनेरियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट द कंपनी रूल, सेकंड द ब्रिटिश क्राउन। कंपनी रूल चला है आपका 1773 टू 1858 और ब्रिटिश रूल चला है 1858 टू 1947। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से चलकर इंडिया पहुंचती हैं अंडर अ चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। फ्रेंड्स, यहाँ से एंट्री हो रही है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की, और वो एक चार्टर यानी कि राजपत्र पर साइन करती हैं, जिसके तहत ब्रिटेन में बनी एक कंपनी जिसको नाम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों? क्योंकि कंपनी ब्रिटेन की थी, लेकिन उसे इंडिया में आकर ईस्ट में जाके इंडिया से व्यापार करना था। दैट्स वाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी ब्रिटेन में, वहाँ से चलकर ईस्ट में आती है और इंडिया से ट्रेड करती है। फ्रेंड्स, 1600 में जब ये ट्रेडर बन के आई तो धीरे धीरे इसने इंडिया के कल्चर को समझा, यहाँ की पॉलिटी को समझा। अगेन फिर पॉलिटी आ गया। अगर वो लोग उस समय इसकी स्टडी नहीं करते तो क्या वो इतने लॉन्ग टाइम तक इंडिया पर रूल कर पाते? नॉट पॉसिबल। फिर आखिरकार आपको भी तो एक ऑफिसर बन के इंडिया के लिए काम करना है, हमारी कंट्री के लिए। सो दैट्स वाई 1600 से 1700 उनका रूल केवल और केवल एज अ ट्रेडर रहा, और धीरे धीरे ऐसा ही चलता रहा। लेकिन जब टाइम आया 1765 का, तो 1765 तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी स्ट्रैटेजीज़ को आगे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पर दीवानी राइट्स को ले लिया। फ्रेंड्स, एज अ ट्रेडर जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है तो थोड़ा टाइम तो इसने हमारे यहाँ के राजतंत्र को, इंडियन पॉलिटी को, स्टेट्स को, कल्चर को समझने में लगाया। दैट्स वाई वो हम पर इतना लॉन्ग टाइम तक रूल कर पाई एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ। जब हम किसी पॉलिटी को समझ लेते हैं तो हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं। दैट्स वाई यूपीएससी के एग्ज़ाम में इंडियन पॉलिटी को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। फ्रेंड्स, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को आगे बढ़ाते बढ़ाते, अपना ट्रेडिंग पोस्ट एंड पॉइंट्स को इम्प्रूव करते करते 1765 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के दीवानी राइट्स पर अपना कंट्रोल कर लिया। एंड दिस स्टार्टेड एज अ कैरियर ऑफ द टेरिटोरियल पावर। एंड फ्रेंड्स, फाइनली 1857 का सिपाही म्यूटिनी, एंड फाइनली 1858 में ब्रिटिश क्राउन की एंट्री फॉर द गवर्नेंस ऑफ द इंडिया, और बाद में 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस। तो फ्रेंड्स, नटशेल में हमें इतना ही दिखा। फ्रेंड्स, तो जब हिस्ट्री इतनी सी है तो हमें इतना सारा क्यों पढ़ना है? क्योंकि किसी भी कंट्री की पॉलिटी को समझने के लिए वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन को समझना ज़रूरी है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें मिला हमारे इंडिपेंडेंस के साथ। इसको एम एन रॉय जी ने
1934 में सबसे पहले बताया था कि हाँ, इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, दैट्स वाई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमें बनानी चाहिए। फाइनली उनकी बात को हमने 1946 में अपनाया, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई और 1950 26 ऑफ जनवरी को हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिला। फीलिंग प्राउड? बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर प्राउड फील करें। फ्रेंड्स, हमें आज़ादी तो मिल गई, फ्री तो हम हो गए, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसको रूट मिला ब्रिटिश टाइम पीरियड से। और इंडियन पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर में हम उन्हीं रूट्स के बारे में, उसी प्रोसेस के बारे में, उन्हीं स्ट्रेटजीज़ के बारे में, उसी जर्नी के बारे में पढ़ेंगे कि आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है तो क्यों है, उसके पीछे क्या रीज़न्स है, हमने क्या सीखा और क्या समझा। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं कंपनी रूल फ्रॉम 1773 टू 1858। जब हम कंपनी रूल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पढ़ना होता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ था कि इसको सबसे पहले जगह मिली। क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उठाया था टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ जी फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो कि ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आ रहा था। दैट्स वाई उन्होंने अपने इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बहुत कुछ उसमें चेंजेस किए जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ कंट्रोल किया जा सके और उसके अफेयर्स को रेगुलेट किया जा सके। और क्या रीज़न था? एक्चुअली फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ये पॉलिटिकल फंक्शंस होने चाहिए और ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होने चाहिए। देन इट लेड द फाउंडेशंस ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। मतलब कि हमारी कंट्री में, इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो, इसका फाउंडेशन हमें यहीं से मिलता है। तो ये 3 मेन स्टेप्स हैं जो कि रेगुलेटिंग एक्ट को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। अब ऐसा इसमें क्या लिखा हुआ था जो कि हमें पढ़ना है? इट मीन्स द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, दीवानी राइट्स जब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी लेके अपने आप को एक पावरफुल कंपनी बना रही थी, पावरफुल ट्रेडिंग कंपनी में कन्वर्ट हो रही थी, तभी हमने देखा वहाँ पर गवर्नर ऑफ बंगाल का डिजिग्नेशन था। तब बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस था और तब से गवर्नर ऑफ बंगाल जो कि एक बहुत बड़े प्रोविंस पे अपना कंट्रोल लेकर के बैठे थे, अब उनको क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इट मीन्स रेगुलेटिंग एक्ट ने उन्हें बड़े से और बड़ा बना दिया एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। हाउ मैनी मेंबर्स? 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। अब भाई इतने बड़े बने हैं, कौन बन गए? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो उनके अंदर में कुछ लोग भी तो होने चाहिए काम करने को। That's why executive council of 4 members to assist him. And the first such governor general was Lord Warren Hastings. Please note it down students, Lord Warren Hastings. तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है, इन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल को बनाया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, नाउ कम टुवर्ड्स द सेकेंड पॉइंट। फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट को समझने से पहले थोड़ा सा हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। जहाँ एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर पूरा कंट्रोल किया हुआ था और वहाँ के गवर्नर ऑफ बंगाल वहाँ के दीवानी राइट्स को एंजॉय कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी में भी उनके अपने अपने गवर्नर्स थे एंड दे वर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। हमारी जो मर्जी हम उस तरह से ट्रीट करेंगे, तुम्हारी जो मर्जी तुम उस तरह से ट्रीट कर लो। बट आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ये सैनेरियो कुछ चेंज हो गया। जो हमने अपने फर्स्ट पॉइंट में पढ़े थे, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उनके कंट्रोल में हमने गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास को भी दे दिया। इट मीन्स अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी किसके कंट्रोल में आ गई, किसके सबऑर्डिनेशन में आ गई? द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी पहले जब तीनों प्रेसिडेंसीज अपना अलग अलग पावर्स को एंजॉय करती थी, अब उस चीज़ को ख़त्म करके इन्होंने इनको एक हेड दे दिया और उस डेजिग्नेशन का नाम था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल।
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के कंट्रोल में ना कि केवल बंगाल होगा बल्कि मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी उनके कंट्रोल में होंगी। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में उस मैजिशियन की एंट्री हो रही है जिसने आज तक हमारी कंट्री को बचा के रखा है, द ग्रेट सुप्रीम कोर्ट। यस फ्रेंड्स, ये नाम हमें पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में देखने को मिला, जो कि एग्जीक्यूट हुआ इन 1774। पहली बार इंडिया में फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट बनाया गया इन कैलकाटा। ऑल्दो ये अभी हमारा जैसा सुप्रीम कोर्ट है, इससे काफ़ी ज़्यादा अलग था, लेकिन फिर भी हमें बेस यहीं से मिला। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा में एक चीफ जस्टिस हुआ करता था एंड 3 अदर जजेस। इट मीन्स ये 4 पावरफुल पर्सन्स मिलके सुप्रीम कोर्ट को हैंडल करते थे। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट। फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी तक आते आते 1600 में एज अ ट्रेडर ईस्ट इंडिया कंपनी आई और 1772 तक, मतलब 73 में जब रेगुलेटिंग एक्ट बना उससे पहले तक ईस्ट इंडिया कंपनी में गजब का करप्शन आ गया था। सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स क्या करते थे, एक तरफ कंपनी के लिए काम ना करके अपने प्राइवेट इंटरेस्ट को बढ़ावा देते थे। खुद ब्राइब ले रहे हैं, अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, अपने लिए पैसा कमा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा कारण था। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी तो लॉस में जा रही थी और उसके ऑफिसर्स डे बाय डे रिच होते जा रहे थे। फ्रेंड्स, इस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने फोर्थ फीचर उतारा, और ये फीचर क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं वो किसी भी तरह से प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकेंगे, एज वेल एज किसी भी नेटिव से ब्राइब रिसीव नहीं करेंगे, और अगर वो ऐसा करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई उस करप्शन को। नाउ फ्रेंड्स, मूव टुवर्ड्स द फिफ्थ पॉइंट। फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल बना रहा है ओवर द कंपनी। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर इनको कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स दिए। ये कौन थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स? ये ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्न करने वाली बॉडी थी, यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे काम करेगी, क्या काम करेगी, कहाँ काम करेगी, कौन कौन से स्टेप्स उठाएगी और कौन से नहीं, और उनके रिगार्डिंग जितना भी रेवेन्यू है या जितना भी सिविल अफेयर्स, मिलिट्री अफेयर्स है, इस सब के रिगार्डिंग जो इंस्टीट्यूशन इनको गवर्न करेगा वो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यानी यहाँ पर सीधा सीधा हमें कंट्रोल जो दिख रहा है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का दिखता है ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रेंड्स, दैट्स वाई ये एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाम कसी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thanks for watching.